तो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो पिछली क्लास तक हमने परमुटेशन लास्ट क्वेश्चन खत्म कर दिया था यहाँ तक। एंड टुडेस टॉपिक इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस क्या होता है, वैसे क्या होता है, ऊपर ऊपर से हमने सीख लिया था, देख लिया था। अभी आज थोड़ा डिटेल में देखना है। बताओ क्या होता है मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन बोले तो सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन बोले तो सिलेक्शन। और ये परमुटेशन से कैसे अलग होता है? ये परमुटेशन से कैसे अलग होता है, इसका मीनिंग हो गया सिलेक्शन। अब ये परमुटेशन से कैसे अलग होता है वो समझाओ। ठीक है, बात तो हुई ना, पिक करके या सेलेक्ट करके। इसमें अरेंज नहीं करना होता, इसमें केवल सेलेक्ट करना होता है। सिलेक्शन है ये, वो अरेंजमेंट्स था, ये क्या है? सिलेक्शन। इसमें केवल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने कार्ड्स आपको दिए, मैंने कहा इस कार्ड्स में से 3 कार्ड सेलेक्ट करो, तो एक हो गया केवल सिलेक्शन। क्योंकि सेलेक्ट करके फिर कहीं प्लेस करो तो वो हो गया अरेंजमेंट। तो जब मैं प्लेस करूंगा उसको कहीं जाके, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे उसको प्लेस करने के। पर जब मैं उसको केवल सेलेक्ट करके रख दूंगा तब मेरे पास कम ऑप्शंस होंगे। समझ आया? समझ आया? जैसे मान लो 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो सेलेक्ट करने ना ओनली उनको अरेंज थोड़ा करना है, तो सेलेक्ट करना क्या पार्ट होगा? कॉम्बिनेशन का पार्ट होगा। 15 में से 11 सेलेक्ट करना किसका पार्ट होगा? किसका होगा? कॉम्बिनेशन का पार्ट होगा। और मान लो सेलेक्ट करके और फिर उनको अरेंज भी करना है कि फर्स्ट ओपनिंग में कौन जाएगा, फिर फर्स्ट डाउन कौन जाएगा, सेकंड डाउन कौन जाएगा, थर्ड डाउन कौन जाएगा, ऐसे करके उनको बैटिंग ऑर्डर अरेंज करना होगा। तो वो फिर क्वेश्चन कौन सा हो गया? पिछला वाला हो गया परमुटेशन का। अभी समझ में आया? ठीक है, एक शायद ऐसा एग्जांपल पहले भी दिया था, फिर से सुन लो। चलो, लेटर्स से मेरे पास 3 लेटर्स हैं, फिर से सुनो तो। ए बी सी। मेरे पास कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स। मैंने कहा इसमें से 2 लेटर सेलेक्ट करो। तो बताओ प्रियांशु, आपके 2 लेटर्स कौन कौन से हैं? ए और बी। विवेक आप बोलो, आपके 2 लेटर्स कौन कौन से हैं? ए और सी। एंड आपके? बी और सी। तो ये तो हो गए 3 सिलेक्शंस। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? अगर 3 में से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं तो इन तीनों के अलावा और कुछ चीज हो सकती है क्या? सर ये और ले लो, इन 3 ऑप्शंस के अलावा और कोई ऑप्शन चाहिए? तो ये तो है सिलेक्शंस। ये क्या है? सिलेक्शंस। ये है कॉम्बिनेशंस, मतलब सिलेक्शंस कह दो या फिर क्या कह दो? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2 एंड कॉम्बिनेशन नंबर 3। अब मैंने साक्षी आपको बोला कि सेलेक्ट तो उसने प्रियांशु ने कर दिया है, ए और बी, इनको अरेंज भी करो। तो ए और बी को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? बोलो। ए और बी को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? या तो ए बी एक अरेंजमेंट, या फिर बी ए दूसरा अरेंजमेंट। समझ आया? तो ये है परमुटेशन, जो अभी अरेंज हुआ है ये क्या है? परमुटेशन। अच्छा ठीक है, सौम्या बताओ ए और सी को कैसे करोगे? या तो ए सी और या फिर सी ए, ये 2 परमुटेशंस और मिल गए। और आखिरी बोलो बी और सी को कैसे अरेंज करेंगे? या तो बी सी या फिर सी बी। तो आपको जो रेड मार्क पे 6 अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं, ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी बी, ये 6 के 6 क्या कहलाएंगे? परमुटेशंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे बोलो? नंबर ऑफ परमुटेशंस। और नंबर ऑफ परमुटेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर। तो टोटल कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 3। और अरेंज कितने किया आपने एक बार में? 2। 3p2 को सॉल्व करो, वही आएगा 6 आएगा, आंसर 6 आएगा। जैसे आप 3p2 को सॉल्व करके देख लो। कैसे सॉल्व करोगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 क्या होता है? 1 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 बाय 1 6। 6 आंसर आ गया मेरा। और गिन लो उंगलियों पर भी, गिन लो 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स आ रहे हैं हमारे। और अगर मेरे को कोई कहता है कि अरेंज नहीं करना है, केवल सेलेक्ट करना है, तो फिर आंसर 3 आता। फिर आंसर क्या आता? 3। देयर आर 3 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या 3 ऑप्शंस ऑफ सिलेक्शंस। अभी आंसर आ रहा है 6, अभी आंसर आ रहा है। यहां तक समझ आया? सारी बातों को घुमा फिरा के कहें तो जब सीक्वेंस मैटर करे तो परमुटेशन, जब सीक्वेंस मैटर ना करे तो अभी ए और बी अलग ऑप्शन और बी और ए अलग ऑप्शन माना जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस मैटर कर रहा है। यहाँ पे ए कॉमा बी एक ही ऑप्शन माना जा रहा है, बी कॉमा ए दूसरा ऑप्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है।
समझ गए? जब सीक्वेंस मैटर करेगा तब तो क्या है, बोलो साक्षी, तब तो क्या है, परम्यूटेशंस। और जब सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा तब क्या है, तो जब सीक्वेंस मैटर करता था, अरेंज करते थे चीजों को, वो वाली एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है। और अब हम जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का, यानी कि अगली इंट्रोडक्शन में, अगली पूरी एक्सरसाइज में हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। वो नहीं बताएगा कि इसमें तो परमुटेशन है, इसमें कॉम्बिनेशन है। आपको सोचना होगा कि इसमें तो परमुटेशन लग रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन लग रहा है, ये हमको सोचना होगा। कैसे सोचेंगे? जहां पे सीक्वेंस मैटर करता हुआ दिखे वो परमुटेशन है, जहां पे सीक्वेंस मैटर करता हुआ ना दिखे वो कॉम्बिनेशन है। जैसे 15 में से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करना, तो अब मैंने पहले नंबर पे प्लेयर ए को चूज किया और दूसरे नंबर पे प्लेयर बी को चूज किया, या फिर मैंने पहले नंबर पे प्लेयर ए बी को चूज किया या दूसरे नंबर पे प्लेयर ए को चूज किया, दोनों टीम में ही सेलेक्ट हुए ना। मैटर करता है कि पहले इसको करना है या दूसरे उसको करना, टीम तो वही बनेगी ना, ए और बी की उस टीम में रहेंगे ही रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का। लेकिन मैंने कहा कि सेलेक्ट करके फिर इनको बैटिंग ऑर्डर में भी अरेंज करो कि पहले नंबर पे कौन खेलेगा, फिर वो एक विकेट गिरेगा, फिर कौन खेलेगा, फिर दूसरा विकेट गिरेगा। अब परमुटेशन का क्वेश्चन, क्योंकि अब सीक्वेंस मैटर कर रहा है। क्लियर है क्या? सारी बातें क्लियर है? ओके, सो कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग। अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन। देखो याद करो परमुटेशन के लिए क्या फरमाया था हमने, परमुटेशन, परमुटेशन के लिए क्या फरमाया था, कंपेयर करते चलो। पिछले जो सेक्शन था उसमें परमुटेशन के लिए हमने अरेंजमेंट कहा था, क्या कहा था, अरेंजमेंट। आप उस ऑर्डर, वो डेफिनेशन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके रखी हुई है अगर आप कंपेयर करो तो। और साथ में लिखा हुआ था इन ए डेफिनेट ऑर्डर, उसमें ब्रैकेट में पता है क्या लिखा हुआ था, इन ए डेफिनेट ऑर्डर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन इज नॉट एन अरेंजमेंट, इट इज अ सिलेक्शन not in any definite order, not in any definite order of a number of objects taken some or all at a time। कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, जैसे 3 गिवन थे, ठीक है, 3 में से या तो कुछ पिक करवाएगा या सारे पिक करवाएगा। कुछ पिक कराएगा, जैसे अभी 3 में से मैंने 2 पिक करवाए, जैसे 15 में से मैं 11 पिक करवा रहा हूँ, तो ये तो क्या हो गया, कुछ पिक कराना। और सारे पिक कराएंगे तो सारे के सारे ऑल एट ए टाइम हो जाएगा, और सारे पिक कराने का तो एक ही ऑप्शन बनेगा, सारे के सारे ले लो। समझ गए? ठीक है ना, क्लियर है? देखो वहां पर परमुटेशन में सारे के सारे अरेंज करते थे तो आंसर 1 नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1। सपोज करो 11 खिलाड़ी हैं, 11 के 11 ही पिक करने हैं, कितना ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन है, यही 11 है, इन्हीं को ले लो। मान लो मेरे को वैकेंसी है, इसमें 11 सीटें हैं और 11 ही कैंडिडेट ने भरा, तो कोई ऑप्शन है क्या प्रशासन के पास, दूसरा कोई ऑप्शन है क्या भाई इसको लूं इसको ना लूं? जब फॉर्म ही 11 लोगों ने लगाया है और सीटें ही 11 हैं भरने के लिए, तो एक ही ऑप्शन है, 11 के 11 को ले लो। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा, 1। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, ओनली 1 ऑप्शन इज देयर। तो कॉम्बिनेशन के केस में जब आप ऑल ले लेते हो ना, तब आंसर उसका क्या आता है, 1। जबकि परमुटेशन के क्वेश्चन में ऑल लेने से आंसर 1 नहीं आता था, क्योंकि वहां तो ऑल लेके फिर उनको अरेंज भी करना होता था, तो अरेंज करने के एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाते थे, इसको इधर बिठाओ, उसको इधर बिठाओ, उसको इधर, तो ऐसे ऑप्शन एक से ज्यादा हो जाते। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट पिक नहीं करते थे तो उसका आंसर 1 आता था, याद है? यहां पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट पिक नहीं करेंगे तो उसका आंसर भी 1 आएगा, पर यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट पिक करेंगे उसका आंसर भी 1 आएगा। यहाँ पे 2 चीजों का आंसर 1 आएगा, किस किस का, या तो कुछ भी पिक मत करो इसका आंसर 1 आएगा, या सारे पिक कर लो उसका आंसर 1 आएगा। परमुटेशन में कुछ भी पिक नहीं करते थे तो आंसर 1 आता था, लेकिन सारे पिक करते थे तो आंसर 1 नहीं आता था। यहाँ पे 2 जगह आएगा, ये डिफरेंस पकड़ के चलो साथ के साथ, ठीक है ना? क्योंकि होगा ये, नहीं तो फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम अभी भी कंफ्यूज ही रहेंगे कि परमुटेशन क्या था और कॉम्बिनेशन क्या था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमको फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दिया है, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस या नंबर ऑफ ऑप्शंस का जो फॉर्मूला दिया है, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है n और उसमें से पिक कितने कर रहे हैं अपन, r, तो फॉर्मूला क्या है, NCR। पहले फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला था NPR, और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या थी, क्या मीनिंग क्या था उसका, n फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, वही n फैक्टोरियल है, वही n माइनस। अच्छा एक चीज बताओ, एक ही क्वेश्चन में नंबर ऑफ परम्यूटेशन ज्यादा हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा हो सकते हैं, बताओ? कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे,
परमुटेशन, अभी पिछले क्वेश्चन में परमुटेशन 6 हो रहे थे, कॉम्बिनेशन 3 ही हो रहे थे, ए बी बी सी ए सी, लेकिन परमुटेशन अरेंजमेंट 6 हो रहे थे ना उनसे, तो परमुटेशन ज्यादा होते हैं और सेम क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकते हैं पर कम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उससे ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। तो सुनो, जब हमको चीज को छोटा करना है तो एक ये इतना तो पहले भी था, देखो इतना तो पहले भी था ना, चीज को छोटा करना है एक आर फैक्टोरियल और लगा के, ठीक है, उसी परमुटेशन के फॉर्मूला में आर फैक्टोरियल और लग गया, समझ गए क्या। और कभी भी कंफ्यूजन हो कि चलो मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं, एनपीआर का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, जैसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये फॉर्मूला परमुटेशन में लगा देते हैं और ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है याद रखने का, इस फॉर्मूले से छोटा आंसर आएगा, उस फॉर्मूले से बड़ा आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो चीजें डिवाइड हो रही है, 10 चॉकलेटों को मैं 5 लोगों में डिवाइड करूं और मैं 2 लोगों में डिवाइड करूं, 5 लोगों में डिवाइड करूंगा तो कम कम मिलेगा और 2 लोगों में डिवाइड करूंगा तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा, तो डिवीजन आप ज्यादा कर रहे हो तो आंसर छोटा आएगा, वहां पे डिवीजन आप छोटा कर रहे हो तो आंसर बड़ा आएगा, समझ गए। तो कॉम्बिनेशंस में एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल जुड़ा हुआ रहेगा, परमुटेशन में वो एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्लियर है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही देख लो, 3c2 करना था हमको, कैसे करूंगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, इतना तो पहले भी कर रहे थे, अभी आर फैक्टोरियल और जोड़ दो, दैट मींस 2 फैक्टोरियल और जोड़ दो, ठीक है, उसको सॉल्व करो। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे आ जाओ, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल 1, 2 से 2 खत्म, आंसर क्या आ रहा है 3, 3 ही आया था हमारा आंसर, ए बी बी सी एस, 3 ही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन थे या नहीं थे, और फॉर्मूला से भी कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं, समझ गए, क्लियर है, फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है ना। वहां तो उंगलियों पे गिन लिया हमने, एक ए बी हो गया सर, एक बी सी हो गया, एक, लेकिन हर बार उंगलियों में थोड़ा गिन पाएंगे, एक फॉर्मूला तो चाहिए ना, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने का ये फॉर्मूला आपके सामने रेडी, समझ आया, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस हो गया, हम क्वेश्चंस उठा के करना शुरू कर सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉम्बिनेशंस के कुछ थ्योरम्स पे बेस्ड हैं, क्या कहा मैंने, कुछ थ्योरम्स पे बेस्ड है, ठीक है, तो उन थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चन को अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही ले लेते हैं, फिर सीधे अपने को केवल एक्सरसाइज सॉल्व करने का काम रहेगा, ओके। चलो देखो इधर स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे अपन ने परमुटेशंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे थे, बोलो, टॉपिक खत्म होकर परमुटेशन में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे थे, तो यहाँ पर भी देखो 3-4 इंपॉर्टेंट नोट्स, और वही आपके उसको भी कवर कर रहे हैं, किसको, थ्योरम्स को, आपके एनसीईआरटी में एज ए थ्योरम गिवन है, ये क्या गिवन है, एज ए थ्योरम, हम इनको एज ए नोट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ो क्या है, पहला नोट क्या है, देखो पहला नोट क्या है, सारे के सारे उठा लो, कहा ना भी मैंने, अगर सारे के सारे उठा ले तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, आंसर बन ही आएगा, सारे के सारे उठा लो और क्या ऑप्शन है, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑब्लिक सिलेक्शंस, एक ही बात है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे उठा लिए, एन थे और एन से एन ही उठा लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वैसे क्या बनता था, एन होते थे आर उठाना होता था, अभी एन है और एन के एन ही उठाने, तो एन सी एन ये फॉर्मूला बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला एन फैक्टोरियल आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस तो करते ही थे, परमुटेशन जितना तो करना ही है ना, एन माइनस एन यानी 0, और एक आर फैक्टोरियल और ऐड हो जाता था यहाँ पे, उस आर की जगह भी कौन बैठा है, एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल हो गया, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, और फैक्टोरियल नोटेशन वाली एक्सरसाइज में प्रूफ के साथ समझाया गया है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, प्रूफ के साथ समझाया गया है आपको कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो 1 by 1, तो या तो सीधे सीधे याद रखो, सारे उठा लोगे तो आंसर 1 आएगा, या फिर सॉल्व करके देख लो, तो पहला नोट क्लियर है। दूसरा नोट है कोई भी मत उठाओ, उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, सारे उठा लोगे तो भी आंसर 1 आएगा, कोई भी नहीं उठाओगे उसका आंसर भी 1 आएगा, जबकि परमुटेशन में कोई भी नहीं उठाने पर आंसर 1 आता था, सारे उठाने पर आंसर 1 नहीं आता था, कुछ भी आ सकता था वहां पे, समझ गए। चलो तो नोट नंबर 2 देखते हैं, the number of combinations या selections of n different objects taken no object at a time, अब कोई भी नहीं उठा रहे हैं, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक भी नहीं उठा रहे हैं, तो जब कोई भी नहीं उठा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, nc 0,
द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिलेक्शंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन, नो ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। मैंने कहा 11 खिलाड़ी है, इनमें से एक भी पिक नहीं करना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं काम करने के? एक ही ऑप्शन है कि कुछ भी मत उठाओ। और कोई ऑप्शन है क्या बताओ? तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन सी जीरो। वहां पे एन सी एन लगा रहे थे क्योंकि एन में से एन उठा रहे थे, अभी एन में से जीरो उठा रहे हैं। फॉर्मूला में क्या होगा, एन फैक्टोरियल, इन दोनों का गैप तो होता ही है, परमुटेशन तक का तो फॉर्मूला है ही सही। एक आर फैक्टोरियल और आ जाता था, तो आर फैक्टोरियल की जगह क्या आएगा, जीरो फैक्टोरियल। तो आप ध्यान से देखो, एन सी एन किया था तो भी कुछ ऐसी चीज बन के आई थी, बस ये एन फैक्टोरियल उधर था, जीरो फैक्टोरियल इधर था। याद है? दिखाऊं, ऊपर से दिखाऊं क्या? एन सी एन का भी मैंने फॉर्मूला एक्सपैंड किया था, तो ऊपर एन फैक्टोरियल था, इधर लेफ्ट साइड पे एन फैक्टोरियल था, इधर राइट साइड पे जीरो फैक्टोरियल था। अभी क्या है, एन फैक्टोरियल अभी भी ऊपर है, बस ये लेफ्ट और राइट और लेफ्ट हो गए, तो क्या ही फर्क पड़ता है, फिर भी कट जाएंगे। और आंसर वन डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 डिवाइड बाय 1, अगेन आंसर क्या आ गया, 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है? अब अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां से हमको सारे ऑब्जेक्ट्स उठाने का आंसर भी मिल गया 1। यानी कल को अगर क्वेश्चन आ जाए सारे उठा लो, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत है, हमको अंदर से पता है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सारे उठा रहे हैं, आंसर 1 है। एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया मान लिया, है ना, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कोई भी नहीं उठा रहे, आंसर 1। यहां से आपको ये तो नोट्स में पता चल गया, पर साथ के साथ आपको एक चीज और पता चली, अगर आपने गौर फरमाया हो तो देखो क्या। देखो क्या, अगला नोट वही है, तो वो इसके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। देखो पहला नोट तो ये था, पहला नोट तो ये था, और दूसरा नोट ये रहा। अब दोनों को एक ही स्क्रीन पे देखो ध्यान से, क्या एनालिसिस किया आपने यहाँ से। ये दूसरे दोनों नोट के मेरे को ने कैलकुलेशंस दी हुई है, दोनों नोट तो आपने पढ़ लिए, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। तीसरा नोट जो है वो इन दोनों का एनालिसिस पे, तो एनालाइज करो इन दोनों कैलकुलेशंस को ध्यान से देखो। तीसरा नोट यहाँ से निकल के आएगा, और वो आपके एनसीईआरटी में एज ए थ्योरम है। बोलो। भाई एनसीएन की वैल्यू भी 1 आ रही है, आ रही है, और एनसी जीरो की वैल्यू भी 1 आ रही है, आ रही है। तो यानी कि एनसीएन और एनसी जीरो की वैल्यू इक्वल आ रही है, क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो स्क्रीन पे, क्योंकि इन दोनों का टोटल ऊपर रखा हुआ है, समझे क्या? ये नीचे वाले दोनों नंबर्स का टोटल अगर ऊपर दोनों जगह रखा हुआ हो, तब ये दोनों वैल्यूज हमेशा बराबर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखना, 7C3 और 7C4 की वैल्यू बराबर आएगी, क्यों? क्योंकि 3+4 7 होता है, ऊपर रखा हुआ है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलो और एग्जाम्पल लो। अब आप बताना, 12C3 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, सोच के बताओ। 12C9 के बराबर आएगी, समझ आया? क्योंकि 3+9 क्या होता है, 12 होता है। अब विवेक आप बताना, अगर मैंने रखा 20C5, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, पूरा बोल के बताओ। 20C15 के बराबर आएगी, क्यों? क्योंकि 5 और 15 क्या होते हैं, 20 होते हैं। साक्षी आप बताना, अगर मैंने रखा 8C1, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 8C7 के बराबर आएगी, आएगी क्योंकि 1 और 7 क्या होता है, 8 होता है। समझ आया? लकी आप बताओ लास्ट, अगर मैंने रखा 5C2, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 7। 5C7 का भी हो सकता है क्या, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? 5 में से 7 ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हो क्या, दो क्या घर से मिलाओगे? 5C8 हो सकता है या 10? बेटा नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा हो सकता है क्या?
पूरा बोल के बताओ। 3 पूरा बोल के बताओ। 5C3 करेक्ट है, समझ में आया। यही हमारा नोट नंबर 3 रहेगा। एक मिनट के लिए रुको, ये हमारा नोट नंबर 3 रहेगा। तो फॉर्मूला बनाओ, यहां से क्या बना, NCR इक्वल टू N-R। आप बार बार इधर क्या कर रहे हो, इन दोनों का गैप ही तो कर रहे हो। जैसे मैंने 20C5 मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, हाँ 5, तो आपने अगला 15 कैसे बताया, उसको माइनस करके। यस 5C3 होगा, 5C3 होगा क्योंकि 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। यही होगा लकी। अब आपसे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा अभी, विवेक बोलो, फिर 20C5, तो आपने अगला आंसर पता है कैसे बताया, इसको तो आपने सेम रख दिया और इन दोनों का गैप यहां लिख दिया। यही तो किया, यही तो किया आपने। बोलो साक्षी, आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 8C7। आपने आंसर कैसे दिया, 8 को तो एज इट इज रख दिया आपने और 8 और 7 का गैप यहां रख दिया, 8 और 7 का डिफरेंस यहां रख दिया। यही कर रहे हो। तो एक फॉर्मूला बनाना हो अगर यहां से, तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, NCR इक्वल होगा किसके, n को तो एज इट इज रख दो और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करो। डिफरेंस कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा, तो n हमेशा बड़ा रहता है r से, या बराबर हो सकता है, छोटा तो नहीं हो सकता। तो क्या कर दूंगा, n - r। दिस इज माय लॉ नंबर 3 जो अभी नीचे आने वाला है। ये इन दोनों के एनालिसिस से हमको पता चल, देखा है, दिखा दें, बोलो। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम्स हैं, आपकी बुक में दी हुई है। पहली थ्योरम तो वही कि NC n करो या NC0 करो 1, प्रूव्ड अबव कर चुके हो, ऊपर कर चुके हो कि सारे उठा लो कुछ मत उठा लो, आंसर क्या है 1। दूसरी अभी अभी मैंने आपको बताई, क्या बताई, NCR करो या फिर NCn - r करो, बराबर आएगा। इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से देखें तो NCA नाम का कॉम्बिनेशन और NCB नाम का कॉम्बिनेशन तभी बराबर हो सकता है जब A और B का सम n हो। बोलो, जब नीचे वाले दोनों नंबर्स का सम ऊपर रखा हुआ हो तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो इस थ्योरम को ऐसे रीड करो या ऐसे रीड करो, कोई डिफरेंस है क्या बताओ। देखो यहाँ पर भी देखो r और n - r का डिफरेंस n है और सम n है ना, है या नहीं है, समझ आई ये थ्योरम। इसका प्रूफ देखो, उसका प्रूफ तो ऊपर हो गया, इसको NCN को अलग से सॉल्व कर दिया था मैंने, NC0 को यहाँ पे सॉल्व कर, इसका प्रूफ तो अब हो गया। इसको प्रूव करते हैं, कुछ नहीं है, LHS RHS अलग अलग उठा लो आप। तो NCR का फॉर्मूला बोलो, यही बनेगा। ये तो फॉर्मूला ही है, मेन फॉर्मूला ही है कॉम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n - r फैक्टोरियल। अब NCn - r का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, n फैक्टोरियल, ठीक है, फिर ये जो रखा हुआ है एज इट इज यहां लिख देता हूं और फिर क्या करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस करता हूं। बोलो साक्षी, NCR का फॉर्मूला बोलो, चलो NCR का फॉर्मूला बोलो, साक्षी बोलो। हाँ r फैक्टोरियल, n नहीं, नीचे जो दो चीजें आएंगी उसमें से r फैक्टोरियल आएगा, एक तो क्या आएगा r, जो नीचे रखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बोलो। और परमुटेशन में बस ये वाला r फैक्टोरियल नहीं आता था, बाकी इतना तो आता ही था, इतना तो आता ही था परमुटेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब आप मुझे बताओ विवेक, NCR का फॉर्मूला ये है, तो NCn - उसी फॉर्मूला में फेरबदल करके बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो। हाँ, अब जैसे यहाँ ये वाली चीज एज इट इज रख दी, तो यहाँ पे कौन सी चीज एज इट इज रखेंगे, ये वाली n - r एज इट इज रख दिया मैंने, रख दिया। अब फिर अगली स्टेज पे क्या करा आपने, इसमें से इसको माइनस करके लिखा, तो इसमें क्या करूंगा, n में से n - r को माइनस करके लिखेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। माइनस करना है, इस n में से r को घटाना है, स्क्वायर कहाँ करना है, तो घटाओ n - r, और इसका जो आंसर है उसका फैक्टोरियल भी करना है, इसका जो आंसर है उसका फैक्टोरियल भी करना है, इसको सॉल्व करो। तो इट इज लाइक n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r होल फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो n - n कट जाएगा और माइनस ऑफ माइनस r प्लस r हो जाएगा। अब आप चेक करो सेम फॉर्मूला है क्या, प्रूफ कि ये वाली चीज इसके बराबर है, LHS RHS के बराबर है। डन,
क्लियर है? तो ये आप जो अभी एग्जांपल्स लेके कर रहे थे ना, जैसे 7C3 और 7C4 बराबर है, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स कर रहे थे, अभी अपन फॉर्मूला पे आ गए। भाई NCR कर लो या NCR कर लो या NCN-R कर लो, ये दोनों बराबर हो। पर ऐसा परमुटेशन में नहीं होता था, याद रहे। परमुटेशन में अगर मैं P लगा दूं तो इसकी वैल्यू कुछ अलग है, इसकी वैल्यू कुछ अलग है। ऐसा केवल और केवल किस में हो रहा है? कॉम्बिनेशंस में हो रहा है। ठीक है, और इसी थ्योरम को दूसरे शब्दों में रीड करें तो NCA और NCB ये दो कॉम्बिनेशंस बराबर तभी होंगे जब A और B का सम क्या हो? इफ एंड ओनली इफ A प्लस B क्या हो? N। ठीक है, उसे भी रीड करो, ऐसे रीड करो। इसका प्रूफ भी हो गया। नोट नंबर 3 देखो फटाफट। हाँ जी, नोट नंबर 3 इज क्वाइट इजी। NCR का फॉर्मूला बोलो क्या है? बोलो जल्दी से। यही फॉर्मूला है? मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक जो फॉर्मूला है वो किसका है? NPR का। तो अगर मैं इसकी जगह NPR रख दूं तो क्या मैं ऐसे रख सकता हूं? ये 1/r फैक्टोरियल को तो अलग ले गया मैं, और इनटू NPR, दिख रहा है? तो यानी कि NCR निकालने के लिए NPR निकाल के R फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। यही आपका नोट नंबर 3 है, चेक करो। यही आपका नोट नंबर 3 है। या फिर उल्टा, अब यहां से NCR का फॉर्मूला बताओ। भैया तो NCR का फॉर्मूला बताया आपने, ये किसका फॉर्मूला बताया आपने? NCR का। ये NCR का फॉर्मूला बताया ना, क्या बताया? NCR इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल इंटू NPR, ये फॉर्मूला बताया बोलो। तो यहां से NPR का फॉर्मूला अगर मैं बनाने जाऊं तो ये R फैक्टोरियल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा? NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR, ये है आपका क्या? हाँ, ये डॉट इंटू, डॉट इज नॉट माइनस, डॉट इज मल्टीप्लाई, है ना? ठीक है, R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR। समझ आया? नंबर तो समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, देखो NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल, हमारा भी यही प्रूफ हुआ है। NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल, जैसे इधर लिखो या उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो। ठीक है, अब एक आखिरी एंड फाइनल नोट, NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये हमारा थ्योरम नंबर 3 प्रूफ हो गई। RHS को पहले उठाएंगे प्रूफ करने के लिए, किसको पहले उठाएंगे? जहां पे ज्यादा डेटा होता है उसको पहले उठाते हैं, यहाँ ज्यादा डेटा है, उठा लिया। NCR का फॉर्मूला सॉल्व किया, ये फॉर्मूला होता है NCR का, R फैक्टोरियल एज इट इज रखा हुआ है, इसको इससे काटा, क्या बचा? ये बचा, और ये तो मेरा NPR होता ही है, तो RHS से मैं LHS पे आ गया। कल को इसका प्रूफ पूछ ले आपसे, ठीक है? सरल सा है। लास्ट एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? हाँ जाओ, लास्ट एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैंने आपको कहा 7C2 नहीं 7C3 के अंदर 7C2 जोड़ो, क्या जोड़ो? 2, यानी कि जो यहां रख रहा हूं वो यहां रख रहा हूं, पर जो यहां रख रहा हूं उससे एक कम रख रहा हूं हमेशा। यहाँ 3 रखा तो यहाँ 2, यहाँ 4 रखा तो 3, यहाँ 5 रखा तो 4, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? आप सॉल्व कर लेना चाहे से, रफली अपन एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आएगा, ऊपर में 1 जोड़ दो और 8C3, यानी कि ऊपर ये वाला एज इट इज आ जाएगा, बस ऊपर में 1 जुड़ जाएगा। समझ आया? एक एग्जांपल और लें, एक एग्जांपल और ले। अब आप सोचना, साक्षी आप बताना। लेट्स से मैंने लिखा 10C7, तो अब ये बताओ पहले तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या आएगा? इस फॉर्मूला के तहत या इस रूल के, इस थ्योरम के तहत 10C6 आएगा। यस, एक कम आएगा। अब आंसर में क्या आएगा? 11C7। वेरी गुड। पहले वाला लिखना है आपको, जो बड़ा वाला है, 7 और 6 में से जो बड़ा वाला है वो लिखना है, पर एक ऊपर बढ़ा के लिखना है, एक ऊपर बढ़ा के लिखना है। समझ आया?
ये अभी आप सॉल्व करो, चलो 10C7, चलो ये तो बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा सा लेते हैं अपन, छोटा सा लेते हैं। चलो तो ये लो 4C3। अब बताओ आगे क्या लिखूंगा? 4C2। आंसर क्या आएगा? 4 नहीं, एक बढ़ा के, ऊपर बढ़ा के 5C3। अपन प्रूव करके देखें इसको भाई, ये होता है कि नहीं होता है। ये तो अपन थ्योरम बना रहे हैं। तो 4C3 का फॉर्मूला बोल दो फटाफट से। 4C3 का फॉर्मूला बोलो। 4 फैक्टोरियल बोलो अपॉन, पहले तो 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और फिर 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही करोगे। प्लस 4C2 का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक बार 2 फैक्टोरियल एज इट इज, और एक बार इन दोनों का डिफरेंस। तो 4 - 2 भी क्या होता है? 2 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये तो हो गया LHS, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लो चलो। सो 4 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 4 × 3 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 3 × 2 × 1, और 1 फैक्टोरियल को तो 1 ही लिखेंगे। प्लस 4 फैक्टोरियल को अगेन 4 × 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1, एंड अगेन 2 फैक्टोरियल को 2 × 1। सॉल्व कर दूं मैं? सो 3 2 1, 3 2 1 से गया, और 4 डिवाइडेड बाय 1 4। इधर आओ, 2 से 2 गया, 2 से 2 टाइम्स ये गया, 2 3 जा 6। आंसर क्या आ रहा है? 10। अब उधर सॉल्व करते हैं 5C3 को, इसका आंसर भी 10 आता है कि नहीं आता। तो 5C3 का फॉर्मूला बोलो। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक बार 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और एक बार 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल बोले तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। एंड 3 फैक्टोरियल बोले तो 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 × 1। सॉल्व करो तो जरा। 3 2 1 एज इट इज, 3 2 1 एज इट इज, 2 से 1, 2 से 2 टाइम्स, 5 2 जा, मैच हो गया। यानी प्रूफ हो गया कि इन दोनों को जोड़ने से ये मिलेगा। ये तो एक एग्जांपल दिया था, ऐसे कितने भी एग्जांपल्स ले लो, आपको ये LHS RHS वैल्यूज बराबर मिलेंगे। अब ये तो एग्जांपल से कर रहे थे, अब इसका थ्योरम बनाए, इसकी थ्योरम बनाए। तो देखो, अगर मैंने यहाँ ले लिया, देखो क्या कह रहा है, अगर मैंने यहाँ ले लिया NCR, क्या ले लिया? NCR, तो आगे इसमें से एक कम लूंगा, NCR -1, और इसका सम किसके बराबर आएगा? पहले वाले के ही बराबर आएगा, बड़े वाले के ही। पर उसमें से बड़े वाले मतलब जिसमें नीचे बड़ा है, बड़े वाले का मतलब बड़े वाले का मतलब जिसमें नीचे बड़ा है। चलो देखो, समझ आया बेटा? इधर अगर अपन ने NCR लिया है तो उधर क्या लेंगे सबसे पहले? NCR -1, और इन दोनों में का आंसर क्या आएगा? इनका सम क्या आएगा? इनका सम आएगा जिसमें नीचे बड़ा है वो वाला पिक करो। तो इसमें तो नीचे छोटा है, इसमें नीचे बड़ा है, तो पिक कौन सा करना है अपने को? जिसमें नीचे बड़ा है, लेकिन एक ऊपर बढ़ा के N+1 CR। समझ आया? अब इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो। NCR + NCR -1, ये LHS पार्ट है। NCR का फॉर्मूला सब जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला। NCR -1 का फॉर्मूला डेवलप करें अपन। देखो, n फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, r -1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, और n में से r -1 घटाना पड़ेगा, तो n - r -1 ऐसे लिखूंगा। जब मैं इसको, इस पार्ट को फर्दर सॉल्व करूंगा, तो ये ऐसे बन के आएगा, चेक करो। n - r -1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? n - r और माइनस माइनस +1, सो n - r +1 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा नहीं होगा? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है मतलब आपको? ठीक है, अब मैं इसको अलग से एक बार लिख देता हूं। बोलो क्या बना? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n - r, और सेकेंड टर्म क्या बनी हमारी? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r -1 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आया था? अभी अभी किया हम। वेरी गुड। फैक्टोरियल क्यों नहीं है? फैक्टोरियल तो आप खुद सोचो, नहीं होगा क्या? कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ पे भी फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो होगा ही ना। ठीक है, डन। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो ऐसे फैक्टोरियल नोटेशन के क्वेश्चन अपन ने सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, ये तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल तो सेम है, इसको तो छेड़ना नहीं है। एक बार के नीचे आ जाओ, तो नीचे देखो आप, 1 2 3 4 तरह के फैक्टोरियल है।
अगर मान लो ये न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, जैसे ये होता 6 फैक्टोरियल, ये होता 8 फैक्टोरियल, ये होता 10 फैक्टोरियल, ये होता 11 फैक्टोरियल, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। पर अभी न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, एन और आर की फॉर्म में। तो कैसे सॉल्व करते थे फैक्टोरियल? बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते थे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते थे। तो इन चार में से आप कॉम्बिनेशन बताओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं सीधे सीधे आर और आर माइनस वन को कंपेयर कर सकता हूं। आर बड़ा है, आर माइनस वन छोटा है, छोटा है। और सिमिलरली मैं एन माइनस आर प्लस वन को इससे कंपेयर कर सकता हूं कि ये बड़ा है ये छोटा है। देखो इस केस में ये एक बड़ा है वो एक छोटा है, इस केस में ये एक बड़ा है, एन माइनस आर में वन जुड़ा हुआ है और वो सिंपली एन माइनस आर है, वो तो सिंपली एन माइनस आर है और इसमें एन माइनस आर में एक और जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, और इस केस में ये बड़ा है ये छोटा है। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, छोटे को छोटा रहने देते हैं, ऐसे ही करते हैं। बोलो फिर से, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं एंड छोटे को छोटा ही रहने देते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? एन फैक्टोरियल को तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, ये बड़ा है ना, तो इसको छोटे में कन्वर्ट कैसे करूंगा? आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे ही करूंगा। और वो क्या था? छोटा था, नहीं वो क्या था? ये छोटा था, ये बड़ा था ना, तो छोटे को तो छोटा ही रहने देना, दैट मींस एन माइनस आर फैक्टोरियल। कोई डाउट? इधर आओ, एन फैक्टोरियल। अब की बार आर माइनस वन फैक्टोरियल छोटा था, इसको तो छोड़े मत, और ये बड़ा था, ये बड़ा था, तो इसको एक्सपेंड करो। कैसे एक्सपेंड करोगे? एन माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक कम करूंगा तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ आया क्या? अच्छे समझ में आया भाई? इस पार्ट में तो इसको तो एक्सपेंड किया है ऐसे, और उसको एक्सपेंड नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया। और इस पार्ट में इसको एक्सपेंड किया है ऐसे, और उसको एज इट इज छोड़ दिया। दोनों में एक को एक्सपेंड किया है और एक को एज इट इज छोड़ा है, छोटे को एज इट इज छोड़ा है और बड़े को एक्सपेंड किया है। अब यही सब न्यूमेरिक फॉर्म में होता तो ये काम आप ही कर लेते हैं बिना मेरी मदद के। पर ये प्रॉब्लम क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए देखने में दिक्कत आ रही है कि बड़ा है छोटा। अब आप बताओ दोनों में से क्या पार्ट कॉमन है? एन फैक्टोरियल इसके पास भी है, इसके पास भी है, आर माइनस वन फैक्टोरियल इसके पास भी है, इसके पास भी है, और एन माइनस आर फैक्टोरियल इसके पास भी है। तो तीन चीजें कॉमन है, निकालो कॉमन। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, वेरी गुड। अंदर क्या बचा? वन बाय आर प्लस, इधर बोलो वन बाय एन माइनस आर प्लस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, तो आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये तो आ गया एलसीएम। इसको इससे वन से मल्टीप्लाई करूंगा, यही आएगा एन माइनस आर प्लस वन। आर को आर से करेंगे तो ये आएगा, माइनस आर प्लस आर खत्म, तो क्या बचा? एन प्लस वन डिवाइडेड बाय दिस। बोलो एन प्लस वन, काट दो उसको पूरे को, एन प्लस वन लिख दो उसकी जगह ओनली, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय दिस। डन, कोई डाउट नहीं है। और एलएचएस में तो ये कॉपी पेस्ट कर दूं, कर दो, बोलो। अब देखो स्क्रीन में, अब पहले आपने फैक्टोरियल एक्सपेंड किया था ना, अब आप फैक्टोरियल मर्ज करो, मतलब वापस उनको मिलाओ। तो मुझे बताओ कौन सा किससे मिल सकता है? देखो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, स्क्रीन पे देखो। अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल में एक्सपेंड कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो मैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6 को वापस 6 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? तो ये वाला लॉजिक अप्लाई करो। तो देखो ध्यान से, ये n से एक बड़ा है, तो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा भाई। 5 फैक्टोरियल और उससे एक बड़ा नंबर 6 मिल जाता है, तो मिलकर 6 फैक्टोरियल हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है? तो n फैक्टोरियल उसमें n प्लस वन एक बड़ा नंबर मिल जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा? ये n प्लस वन फैक्टोरियल बनेगा नहीं बनेगा? बोलो बोलो। तो मैं यहां लिख देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो गया n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, नीचे आओ देखो। सो r माइनस वन और एक बड़ा मिल गया, चेक करो, एक बड़ा मिल गया ना, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेंगे? बोलो r फैक्टोरियल। जब r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो तो ये तो बनेगा r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो r माइनस वन फैक्टोरियल को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा है, चेक करो, इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा है? ये तो छोटा है और उसमें एक प्लस वन हो रहा है, तो जब प्लस वन होता है तो बड़े का फैक्टोरियल बनता है ना, तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बनेगा, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बनेगा। समझ में आया ये चीज पूरी कन्वर्ट होकर ऐसे कैसे आई? इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और सिंगल फैक्टोरियल बना दिया। समझ में आया?
अब एक फाइनल स्टेप में हम इसको क्या बना सकते हैं, n+1 CR बना सकते हैं। कैसे? देखो n+1 फैक्टोरियल को तो छेड़ो मत, n+1 फैक्टोरियल को तो छेड़ो मत, एज इट इज लिख दिया। r फैक्टोरियल को भी छेड़ो ही मत, और n-r+1 को देखो ऐसे लिख सकता हूं, n+1 n+1 - r, बोलो ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। n+1 फैक्टोरियल को छेड़ो ही मत, r फैक्टोरियल को छेड़ो। ये जो n-r+1 है ना, इसको कैसे लिख सकता हूं? +1 को पहले ले लो, r को बाद में ले लो। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज दिखाई दे रही है, ये n+1 CR है या नहीं है? देखो n+1 CR का फॉर्मूला क्या बनता है, n+1 फैक्टोरियल ऊपर, r फैक्टोरियल एज इट इज यहाँ पे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस n+1 - r का फैक्टोरियल। तो फाइनली इन दोनों का सम क्या आ गया, n+1 CR। अब ये तो मैंने आपको करके बताया है, नोट्स में भी यही किया हुआ है, बट फटाफट स्क्रॉल कर देता हूं क्या क्या करना है। यहां तक तो करके बता ही दिया था, बोलो। उसके बाद क्या करूंगा, मैं कॉमन लूंगा। तो जैसे मैं कॉमन लूंगा तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 इंटू n-, ये चीज कॉमन आ जाएगी। यहां से बचेगा 1/r, और वहां से क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय n-r+1, ये यहाँ बच जाएगा। देन एलसीएम लेके बताया था मैंने, एलसीएम लिया तो कुछ ऐसे हो गया। अगले स्टेप में -r से +r कट गया, कट गया, तो क्या बचा, n+1, ओनली n+1 बचा, बताओ। ठीक है, ओनली n+1 बच गया यहाँ पे। अब n, यहाँ पे n+1 बच गया है ना। अब मैंने क्या किया, इसको इससे मर्ज कर दिया ऐसे, इसको इससे मर्ज कर दिया ऐसे, और इसको इससे मर्ज कर दिया ऐसे, कर दिया। अब n फैक्टोरियल इंटू n+1 बड़ा वाला बनेगा, n+1 फैक्टोरियल, r-1 इंटू r-1 का फैक्टोरियल इंटू r बड़ा वाला बनेगा। तो r-1 और r में से बड़ा कौन है, r, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये n-r+1 का फैक्टोरियल बनेगा। और ये एक्चुअली n+1 CR का ही फॉर्मूला है, विच इज अवर RHS। डन, 4 ऑब्जर्वेशंस पूरे। फटाफट क्विकली बताओ, फटाफट। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, NC-N करो या NC-R करो, NC0 करो, कुछ भी मत उठाओ, सारे उठा लो, आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, ये पहला और दूसरा दोनों सेम थे क्या, नहीं ये पहला ही था, दूसरा बोलो। NC-R करो या NC, इन दोनों का डिफरेंस करो n-r, दोनों सेम आएंगे। और इसी की एक दूसरी फॉर्म थी, भाई ऐसे रीड करने में नहीं समझ में आया तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या थी, कि NC-A NC-B के तब इक्वल आएगी, या जब इक्वल आएगी तब A+B का सम क्या हो जाएगा, ऊपर बैठा हुआ होगा। इसको इस फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं। तीसरा क्या था थ्योरम, मतलब आपकी बुक में थ्योरम है, हमारे लिए एनालिसिस है ना, बोलो तीसरा क्या था, नहीं वो तो चौथा था ना अभी, तीसरा क्या था, परमुटेशन का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला परमुटेशन की फॉर्म में लिखना है तो लिखूंगा मैं 1/r इंटू NPR, r फैक्टोरियल है ना, 1/r फैक्टोरियल इंटू NPR। और अगर परमुटेशन का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा NPR r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय NCR। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला, और ये परमुटेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, ये तीसरी एनालिसिस थी मेरी। कुछ भी यूज करना पड़ सकता है, ये भी यूज करना पड़ सकता है, ये भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, मान लो NPR की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में और NCR की पूछ ली, तो ये फॉर्मूला लगा दो, समझ आया। और मान लो NCR की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में और NPR का फॉर्मूला पूछ लिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा। और एक आखिरी चौथा एनालिसिस हमने क्या किया, कि NCR के अंदर क्या ऐड करूं बताओ, NC इसमें से एक कम करना है, r-1, तो फाइनल आंसर क्या आता है, ऊपर में बढ़ा दो n+1 C+1 CR। ठीक है, दैट्स इट। ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है, फॉर्मूला खत्म होता है, 4 एनालिसिस खत्म होता है। इस पर पूरी अगली एक्सरसाइज बेस्ड, ठीक है, कल एक्सरसाइज करेंगे, अभी जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।
हम्म,